हाय, नमस्ते। आई नो आप लोग गुस्सा होंगे, कितने दिन हो गए कहानी क्यों नहीं आ रहा है? तो थोड़ा बिज़ी शेड्यूल चल रहा था। जी हाँ, ये कहानी यहाँ से पढ़ने से पहले कहानी को लिखना पड़ता है, तो उसी पर काम चल रहा था, इसी वजह से कहानियाँ देरी हो रही थी। तो आज से मैं रेगुलर देने की कोशिश करूँगी। बस आप लोग कमेंट करके और सब्सक्राइब करके सहयोग दिखाइए। थैंक यू। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। इधर मिस्टर सिंह अपने कमरे में कुछ काम कर रहे थे। तभी उनके मोबाइल पर एक बीप की आवाज़ सुनाई देती है। वो फाइल बंद करके मोबाइल उठाकर देखते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज चमक रहा था। वो मैसेज खोलकर देखते हैं जिसमें धीरज निधि रितु की तस्वीर थी। मिस्टर सिंह उस फोटो को देखकर चौंक जाते हैं। उस फोटो में धीरज रिसु को गोद में उठाए हुए प्यार कर रहा था और निधि उन दोनों को देख रही थी। ये लड़की कौन है? इसका चेहरा तो जाना पहचाना लग रहा है। हाँ, कहीं तो मैंने देखा है। मिस्टर सिंह निधि को देखकर सोच में पड़ जाते हैं। थोड़ी याद करने के बाद उन्हें याद आता है कि ये वही लड़की है जिसके साथ धीरज डांस कर रहा था। लेकिन ये बच्चा कौन है? नहीं, मैं गलत सोच रहा हूँ। ये धीरज का बच्चा नहीं होगा। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकता है। लेकिन दोनों जिस तरह से एक दूसरे को देख रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, बाप बेटी की तरह ही लग रहा है। और इस बच्चे की शक्ल धीरज से मिल रही है। मिस्टर सिंह उस तस्वीर को देखकर सोच में पड़ जाते हैं। अब तो धीरज के आने के बाद ही सच्चाई पता चलेगी। इधर धीरज, इधर निधि जिया को देखकर शौक हो जाती है। जिया भी निधि को शौक कर रह जाती है। निधि, तुम यहाँ कैसे पहुंची? वो सब तो छोड़ो, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम ये शादी क्यों कर रही हो और किससे शादी कर रही हो हम सबको बिना बताए? तुम तो जराज से प्यार करती हो ना? तुम उसे इतना बड़ा धोखा दे रही हो? निधि भी जिया के आगे सवालों की झड़ी लगा देती है। जिया क्या जवाब दे, उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। बोलो ना। राजवीर भी जिया और निधि को देख रहे थे और उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जिया के पास कोई जवाब ना पाकर राजवीर चुप ही रह जाता है। कौन हो तुम और क्या बकवास कर रही हो? हटो। सर पर से चुन्नी उतार कर शगुन कर दिया। जिया की बड़ी माँ निधि को वहां से हटा देती है। तुम हमारी बेटी को जिया जिया क्यों बुला रही हो? ये जानवी है, जिया नहीं। तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। और तुम किस जराज की बात कर रही हो? जाओ शादी में शामिल हो जाओ। निधि को दूसरा झटका लगता है। ये क्या बोल रहे हैं जिया? तुम जिया नहीं, जानवी हो। और तुम मेरे भाई से प्यार नहीं करती हो? कह तो जिया ये सब झूठ है। भगवान के लिए कुछ तो बोलो। जिया फिर भी खामोशी रहती है। हटो ना, हम तुम्हें सामने साधने के लिए कह रहे हैं ना। हमें जानवी को लेकर जाना है फेरे के लिए। जिया की माँ आगे आकर निधि को साइड कर देती है और जिया को लेकर अंदर चली जाती है। निधि उसके पीछे दौड़ती है। जिया, ये तुम क्या कर रही हो? तुम इस तरह से जराज को धोखा नहीं दे सकती हो। तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो?
निधि भी जिया के पीछे पीछे उसके कमरे तक चली जाती है, लेकिन कमरे के बाहर ही निधि की माँ उसके मुंह पर जिया की माँ निधि के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर लेती है। जिया अंदर जाकर दूसरा लहंगा पहनकर बाहर आती है। तब तक निधि गेट पर ही खड़ी थी। जिया, क्या हो गया है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तुम मेरा सुन क्यों नहीं रही हो? जयराज तुम्हारे बिना नहीं जी सकेगा। तुम कैसे कर सकती हो? तुम दोनों ने इतने कसम वादे खाए थे, सारी भूल गई। जिया आगे आई और निधि उसके पीछे पीछे चल रही जयराज के प्यार के वादों को याद दिलाते जा रही थी। लेकिन जिया निधि के किसी सवालों का जवाब नहीं दे रही थी। चुपचाप सीधी चली जाती है। निधि वहीं पर खड़ी रह जाती है। तभी उसके पैरों के पास एक छोटा सा टुकड़ा महसूस होता है। निधि झुककर देखती है तो वो कागज का टुकड़ा रहता है। निधि उस कागज के टुकड़े को उठा लेती है। जिया की तरफ देखती है जो भरी हुई आंखों से उसकी तरफ ही देख रही थी। वो उसे खोलकर पढ़ने लग जाती है। निधि, मुझे माफ़ कर दे। मैं तुम्हारे किसी भी सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगी। और तुम जयराज को ही बोलना कि वो मुझे माफ़ कर दे। मेरे अपने ही प्यारे दुश्मन बने हुए हैं और मैं ये शादी जयराज की जान बचाने के लिए कर रही हूँ। अगर मैं इस शादी से पीछे हट गए तो मेरे पापा जयराज को मरवा देंगे, इसलिए मैं शादी से पीछे नहीं हट सकती हूँ। मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि ये लोग मेरी मम्मी पापा, कैसे मैंने खुद को अनाथ बताया था, लेकिन सच्चाई यही है, यही मेरे पेरेंट्स हैं। और मैं इससे आगे कुछ नहीं लिख पाई क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। मुझे बहुत अच्छा लगा तुम यहाँ तक आई और तुम्हारे चेहरे से पता लग रहा है कि रिशु भी तुम्हें मिल गया होगा। अब मैं एक परेशानी से आज़ाद हो गई हूँ। रिशु को बोलना उसकी माँ से बहुत प्यार करती है। तुम्हारी जिया। निधि कागज को पढ़कर सामने देखती है तो जिया पीछे मुड़कर उसे ही देख रही थी और पलकें झपकाकर हाँ में इशारा करती है और सीधे मंडप पर चली जाती है। हम क्या करें? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमें कैसे भी करके शादी को रोकना होगा। हम अपने दोस्त की दुनिया इस तरह से उजड़ते हुए नहीं देख सकते हैं। जब हमें इसकी ज़रूरत थी तो उसने हमारा कितना साथ दिया था। हम आज उसकी मदद करेंगे। हम जिया को किसी और का नहीं होने देंगे। हमें कुछ करना होगा, लेकिन हम अकेले क्या कर सकते हैं? हमारी बात तो यहाँ पर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है और इस शादी को तोड़ने की तो बहुत दूर की बात है। हाँ, सर भी तो है मेरे साथ, वही कुछ कर सकते हैं। हमें सर की ही मदद लेना है। निधि जल्दी से धीरज के पास पहुंचती है। वो हाँफ रही थी। क्या हुआ? कोई कुत्ता पीछे पड़ गया था क्या जो इतनी दौड़ कर आ रही हो? वो जूस पियो। धीरज अपने आगे का गिलास निधि की तरफ बढ़ा देता है। निधि एक ही सांस में पूरी गिलास खाली कर देती है। अब बताओ, इतनी तेज भाग कर क्यों आ रही हो? चलो अब घर के लिए निकलते हैं। सर सर हमें हमें आपसे ज़रूरी बात करना है। ज़रूरी बात करना है, घर पर चलकर करना। मैं बहुत थक गया हूँ। सर ज़रूरी बात करनी है, यहीं पे बात करनी है। ठीक है, बोलो क्या बात है? सर आप ये शादी रोक सकते हैं? आर यू मेंटल? मंडप पर दोनों दूल्हा दुल्हन बैठे हुए और तुम्हें शादी तोड़नी है इनकी? सर इस शादी में लड़की कुछ नहीं है, उसको ज़बरदस्ती मंडप पर बिठाया गया है। और ये बात तुम्हें कैसे पता चला? क्या ये बात लड़की ने तुम्हें खुद बताई है? इसलिए फालतू की बकवास बंद करो और घर चलो। सर शादी की दुल्हन कोई और नहीं है, मेरी दोस्त है। ये क्या बकवास कर रही हो? हाँ सर, वो मेरी फ्रेंड जिया है जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ाती थी और मैं अभी उससे मिलकर आ रही हूँ। और तो और वो मेरे भाई से प्यार करती है।
तो फिर वो किसी और से शादी कैसे कर सकती है? तुम मुझे क्यों पूछ रही हो? उससे जाकर पूछो किसी और से क्यों शादी कर रही है? ये तुम्हारा मैटर है, मुझे क्यों बीच में खींच रही हो? सर, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए ना। उसके पापा ने मेरे भाई को जान से मारने की धमकी दी है। अगर वह इस शादी से भागेगी तो उसके प्यार को मार देंगे ये लोग। हो गया तुम्हारा? स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग था। सर, हम सच बोल रहे हैं, कैसे समझाए आपको? मुझे तो नहीं दिख रहा है कोई सच। दुल्हन की शान सी बैठी हुई है और मंडप पर दूल्हा भी जाने वाला है। अपना ये पागलपन छोड़ो और घर चलो। सर, मुझे ये शादी तोड़नी है और इसके लिए अब जो बोलेंगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। हम धीरज निधि की ओर देखने लग जाता है। निधि के मुंह से ऐसी बातें सुनकर धीरज को भी यकीन हो जाता है कुछ तो गड़बड़ है। सोच लो, मैं कुछ भी मांग सकता हूँ। सर, मैं भी कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ, बस आप ये शादी रुकवा दीजिए। ठीक है, मैं गारंटी तो नहीं दे सकता हूँ लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। तुम यहाँ रिसु के पास बैठो। रिसु सोफे पर सो रहा था। निधि उसके बगल में बैठ जाती है। मैं मिस्टर ठाकुर से बात करता हूँ। धीरज उठकर विश्वनाथ ठाकुर के पास चले जाते हैं। मिस्टर ठाकुर, आप 1 मिनट में साइड में आ सकते हैं? मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ बेटा, बोलो ना। क्या आप ये शादी तोड़ सकते हैं? ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? मेरा बेटा इसके लिए कभी नहीं मानेगा और वो इस लड़की का 4 साल से इंतजार कर रहा है। ये लड़की उसके सर का जुनून बन गया है। अगर ये शादी नहीं हुई तो कुछ भी कर बैठेगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपका बेटा पागल है क्या? कुछ ऐसा ही समझ लो। 4 साल पहले की बात है। इस लड़की को मेरा बेटा ने किसी पार्टी में देखा था और उसके साथ बदतमीजी करने लग गया था। लड़की अपनी जान छुड़ाकर भाग गई। वो तो हमारे चौधरी साहब से दोस्ती थी तो बात आगे नहीं बढ़ी और हम दोनों ने इन दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया। शादी वाले दिन ही ये लड़की पढ़ाई के लिए बाहर भाग गई क्योंकि वो उस वक्त काफ़ी छोटी थी, मात्र 19 साल की थी। इसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी, इसलिए ये शादी छोड़कर भाग गई। अभी ये लड़की 4 साल के बाद लंदन से पढ़ाई करके वापस आई है। चौधरी साहब और हम दोनों ने मिलकर दोबारा इनका रिश्ता पक्का कर दिया पर आज इनकी शादी हो रही है। तो क्या आप लोगों ने लड़की की मर्जी जानने की कोशिश किया? बेटा, मर्जी है तभी तो शादी हो रही है। आपके हालात चौधरी साहब को पता है? नहीं नहीं बेटा, उन्हें कुछ नहीं पता है और हम दोनों ये शादी इसलिए कर रहे हैं कि हमारा बिजनेस नई ऊंचाइयों को छुए। तो आप अपने सो कोल्ड बिजनेस के लिए एक लड़की का बलि दे रहे हैं? अपने बेटे का पागलपन को पूरा कर रहे हैं? बेटा, तुम कहना क्या चाह रहे हो? यही कि आप शादी तोड़ दीजिए। नहीं तो अभी जो आपकी कंपनी के हालात है वो मैं चौधरी साहब को बता दूंगा और आपकी कंपनी के शेयर्स को भी किसी और को बेच दूंगा। फिर तो आप पता ही आपके साथ क्या होगा, आपके हालात कैसे हो जाएंगे। फिर अपने बेटे को लेकर पड़े रहिएगा किसी रोड पर। धीरज, तुम पागल हो गए हो? कैसी बातें कर रहे हो? और ये तुम्हारे सर पर ये साये तोड़ने का भूत क्यों सवार हो गया है? मेरे सर पर भूत सवार हो जाता है तो हो जाता है। अगर आप चाहते हैं ये सब आपके साथ ना हो तो अभी कभी इस शादी को तोड़ रहे हैं, तोड़ दीजिए। तुम हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो। आपको ही पता है मिस्टर ठाकुर कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मैं किसी को बनाना चाहता हूँ तो बना भी देता हूँ और तोड़ना मुझे बेखूबी आता है। इससे ज़्यादा देरी मत कीजिए, शादी की रस्में शुरू होने वाली है। धीरज अपनी बात कहकर एक तरफ हो जाता है। वहीं से खड़े होकर इशारे से विश्वनाथ ठाकुर को शादी तोड़ने के लिए कहता है। ठाकुर साहब सोच में पड़ जाते हैं। एक तरफ बेटे का जुनून था तो दूसरी तरफ उनका अपना बिजनेस था।
समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी वो एकाएक बोल उठते हैं, रुक जाओ, अब ये शादी नहीं होगी। क्या हो गया समधी जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हमसे कोई गलती हो गई है क्या? तो हम उस गलती पे तो धार देंगे। बड़े चौधरी अपना हाथ जोड़ते हुए बोलते हैं, जिया के जिया को जैसे ही कान में सुनाई देता उसके साथ टूटने की बात, तभी उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। हाँ पापा, आप क्या कह रहे हैं? मैं जानवी से प्यार करता हूँ। मैं जानवी के बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। आप ये बात अच्छे से जानते हैं ना? फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आप प्लीज हमारी शादी होने दीजिए ना। मैं जानवी के बिना नहीं जी सकता हूँ। राजवीर, हमने बोल दिया ना, शादी नहीं होगी तो नहीं होगी। उठो मंडप पर से। लेकिन भाई साहब, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? सारे मेहमान हैं, हमारी बिरादरी में इज्जत क्या रह जाएगी? जिया के ताऊजी बोलते हैं, 4 साल पहले जब आपकी बेटी शादी तोड़कर भाग गई थी, तब आपको बिरादरी की नहीं पड़ी थी। आज आपको अपनी बिरादरी की पड़ी है। अब ये शादी नहीं हो सकती है तो नहीं हो सकती है। ये कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आपको मना करना है तो रिश्ता जोड़ने से पहले ही मना कर देते। इस तरह से हमारी बेटी का सबके सामने मजाक बनाने क्यों आए हैं आप? हमें कुछ नहीं पता है, शादी नहीं करना है तो नहीं करना है। चलो बेटा। विश्वनाथ ठाकुर अपने बेटे का हाथ पकड़कर मंडप पर से ले जाने लग जाते हैं। राजवीर उनके हाथों से हाथ छुड़ाकर मंडप पर बैठ जाता है। मुझे ये शादी करनी है। पंडित जी, अब मंत्र बोलिए। लेकिन मुझे ये शादी नहीं करनी है। जिया अपना चुन्नी उस सर पर से उतार देती है। और इस लड़के से तो बिल्कुल भी नहीं करनी है जिसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। बेटा, ये क्या बोल रही हो तुम? अगर राजवीर तुमसे शादी करना चाहता है तो कर लो ना। हमारी इज्जत का तमाशा मत बनाओ। जिया के पापा उसके पास पहुंच फिर कान में बोलते हैं, उस लड़के के बारे में सोच लो। अगर तुम इस मंडप से बाहर कदम रखोगी तो उस लड़के के शरीर से भी जान निकल जाएगी। अपने पापा के डराने से जिया खामोश हो जाती है। धीरज देखता है फिर से शादी की रस्में चालू हो रही थी। चौधरी साहब, आप इस लड़के से शादी करा रहे हैं जिया की? इस लड़की हिस्ट्री को तो जान लीजिए। ये 3 साल से जेल में था, लड़की से जबरदस्ती करने के जुर्म में। धीरज बीच में आते हुए बोलता है तो सब बुरी तरीके से चौंक जाते हैं। और जिस बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप ये शादी कर रहे हैं ना, एक बार मिस्टर ठाकुर से पूछ तो लीजिए कि उनके कंपनी के शेयर्स किसके नाम पर हैं। अगर मैंने उस शेयर्स को कहीं और बेच दिया ना तो ये सड़क पर आ जाएंगे। आपको लगता है आपकी बेटी इनके घर में खुश रह पाएगी? इनका बेटा पूरा पागल है। इससे हर लड़की को देखकर क्रश हो जाता है और उससे ये शादी करने के लिए पागल हो जाता है। जब लड़की शादी के लिए नहीं मानती तो उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो पुलिस स्टेशन में जाकर रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। धीरज की बातें सुनकर सबकी आंखें खुल जाती हैं। जिया की माँ आती है और जिया को मंडप पर से खींच कर बाहर ले आती है। मेरी बेटी इस पागल लड़के से शादी नहीं करेगी और मैं अपनी बेटी को विधवा बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं जानवी की शादी इस लड़के से नहीं होने दूंगी। सुना आपने? धीरज भी इस जिया और जानवी से कंफ्यूज हो रहा था, लेकिन उससे क्या ही मतलब था। लेकिन तभी जिया को जयराज का ख्याल आता है और वो अपने माँ से हाथ छुड़ाकर मंडप पर चली जाती है। मुझे जयराज के लिए शादी करना होगा,
नहीं तो पापा जयराज को मार देंगे। वो मन ही मन सोचती है। वो मंडप पर बैठने ही वाली होती है तभी उसके पापा हाथ पकड़कर पीछे खींच लेते हैं। कुछ नहीं होगा उस लड़के को, चुपचाप बाहर खड़ी हो जाओ। आपको रिश्ता तोड़ना है ठाकुर साहब? ठीक है, हम आपको इस रिश्ते से आज़ाद करते हैं। आज से हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि आपने अपने बारे में इतना बड़ा सच छुपाया कि आपका बेटा क्रिमिनल है, क्रिमिनल की तरह जेल में पड़ा हुआ है। आपने हमसे ये बोला है कि वो जानवी का इंतजार कर रहा है, लेकिन वो इंतजार वो जेल में कर रहा था, ये बात आपने हमसे छुपाया है। आप क्या इस रिश्ते को तोड़ रहे हैं? हम इस रिश्ते को तोड़ रहे हैं। अरे हम शादी के बाद अपने बिजनेस के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अपनी बेटी का सौदा करके नहीं। आप अपने बेटे के पागलपंती का इलाज करवाइए। पहली बार इसलिए हम माफ़ कर दिया। हमें लगा था जवानी है, नया खून है, इसलिए जोश जोश में गलती कर दिया। हमने अपनी बेटी को चुप करवा दिया, आपके साथ दोस्ती निभाई, और इसे हमने जेल नहीं भेजा। और आप हमारे साथ ही दगा करने जा रहे थे। आप इस पागल बेटे को हमारे बेटी के पल्ले बांधने जा रहे थे। आज से हमारे बीच के सारे दोस्ती, बिजनेस का रिश्ता सब खत्म। अब आप जा सकते हैं। यहाँ पर कोई शादी नहीं होगी। जिया के पापा सबके सामने हाथ जोड़ लेते हैं। एक एक करके सभी मेहमान चले जाते हैं। जिया बस आंसू लिए खड़ी रहती है। एहसान भरी नज़रों से नीरज की तरफ देख रही थी। धीरज भी वहाँ से निकलकर निधि के पास आ जाता है। हो गया तुम्हारा काम? अब अपना प्रॉमिस याद रखना। तुमने कुछ भी देने का वादा किया है तो अपना वादा निभाना। ठीक है, हम अपना वादा निभाएंगे। अभी आप हमें जिया के पास जाने दीजिए। एक मिनट। उस लड़की को सब यहाँ पर जानवी बुला रहे, तुम जिया बुला रहे, उसका नाम है क्या? अरे मुझे भी इतना कुछ नहीं पता है। अभी हम आते हैं। निधि दौड़कर मंडप के पास चली जाती है, जहाँ जिया आंखों में आंसू लिए हुए खड़ी रहती है। निधि उसके गले से लग जाती है। चलो बेटा, अब अपना सामान पैक करो और इस घर से, इस हवेली से दूर चली जाओ, जहाँ पर तुम्हारे पापा की परछाई भी तुम तक न पहुँच पाए। जिया की माँ गुस्से में बोलती है, अगर इस बात के लिए खुद को मार के लेंगे ना तो हम ये दुख भी सह जाएंगे, लेकिन हम तुम्हारी शादी किसी पागल से नहीं होने देंगे। जाओ, तुम अपनी दुनिया में खुश रहो। आप कैसी बातें कर रहे हैं? पापा मेरा बुरा नहीं चाहते हैं। माँ, तुम ऐसी बातें कर रही हो? जो तुम्हें शादी करने के लिए इस तरह से मजबूर किए थे, तुम उनका पक्ष ले रही हो? हाँ मम्मी, क्योंकि शादी से भी तो इन्होंने ही इनकार किया है ना। हम उनका दिल दुखाकर यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हैं। और फिर मैं कहूँ तो? अपने पापा की आवाज़ सुनकर जिया अपने पापा की तरफ देखती है। हाँ जानवी, हम अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो गए थे और अपने घमंड में इतने चूर हो गए थे, आपकी खुशियों को हमें दिखाई नहीं दे रही थी। आपकी खुशी उस लड़के के साथ है। आप हमारे दोस्त से मिलकर देखिए। निधि बोलती है, आपको उनमें कोई कमी नहीं दिखाई देगी। मेरा भाई हीरा है, हीरा। आप जिया के लिए कम से कम उनसे एक बार मिल तो लीजिए। ठीक है बेटा, हम आपके भाई से एक बार जरूर मिलेंगे। ये भी खुशी से हाँ में सर हिला देती है। चलो जिया, कपड़े बदल लो। निधि उसे लेकर कमरे में चली जाती है। थोड़ी ही देर में जिया कपड़े बदलकर बाहर आ जाती है और उसके हाथों में एक छोटा सा बैग रहता है। जाओ बेटा, अपनी खुशी के लिए जियो। हमें पता है तुम दिल्ली में कहाँ रहती हो और तुम इस खानदान का खून, इस बात का भी मान रखती हो, कभी कोई गलत काम नहीं करती हो सके तो अपने पापा को माफ़ कर देना। और हाँ, एक बात और हम बता देते हैं, अगर तुम ये शादी नहीं भी करती तो भी हमें इस लड़के की जान
तो भी हम उस लड़की को जान से नहीं मारते। वो तो बस तुम्हें डराने के लिए बोला था। हम ऐसे किसी का जान नहीं ले सकते हैं। जिया सबको प्रणाम करते हुए गले मिलते हुए निकल जाती है। निधि और जिया सबको बाय बोल के धीरज के पास चली जाती है। चलो, अगर तुम लोगों का ड्रामा खत्म हो गया तो घर चले। जिया जाकर रिशु को गोद में उठा लेती है। निधि उसका बैग पकड़कर चलने लग जाती है। ये हमारे साथ जाएगी? क्यों, आपको कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, हम दिल्ली के लिए बस खोज लेंगे। अब तो हमारे पास पैसे भी आ गए हैं। जिया मेरी भी टिकट करवा देगी दिल्ली का। इसलिए आप जाइए अपने घर, हम जिया के साथ चले जाते हैं। मैंने तुमसे बस एक सवाल किया था, इतना लंबा चौड़ा जवाब नहीं मांगा था। चलो, इसी क्यों, इसके पूरे खानदान को लेकर चलो। घर में तो आ ही जाएंगे सब। धीरज उसका बैग छीनकर डिक्की में रखने लग जाता है। तभी तब तक निधि के पास जिया भी पहुंच जाती है। क्या हुआ सर, तुझे क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं, तुम्हारा हालचाल पूछ रहे थे कि तुम उनके घर जाना चाहती हो कि नहीं। क्या, इनका यहाँ पर भी घर है? अरे इतना बड़ा हवेली है, लेकिन यहाँ पर रहते कौन है? कोई नहीं, अमीर लोगों को चर्चले होते हैं, कहीं भी घर बनाकर छोड़ देते हैं। एक काका रहते हैं, वही रखवाली करते हैं। गरीब लोगों के पास फालतू पैसे होते हैं ना, तो ऐसे ही हवेली बनाकर छोड़ देते हैं। हमें क्या, हमें तो आज रात भर रुकना है, कल सुबह दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। दोनों अभी बात ही कर रही थी, तभी उनके कानों में हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है। दोनों जाकर जल्दी से बैठ जाते हैं, नहीं तो क्या पता वो गुस्से से निकल जाए। मेरी इसी को लेकर पीछे बैठ जा, तू आगे बैठ जा। नहीं नहीं जिया, हम पीछे बैठ जाते हैं, तुम आगे बैठ जाओ। नहीं निधि, रिशु हमारे गोदी में है, मुझे बैठने में ज़्यादा आसानी होगी। दोनों की तू मैं हो रही थी। धीरज फिर गुस्से से हॉर्न बजा देता है। अगर तुम दोनों का डिस्कशन खत्म हो गया तो गाड़ी में बैठने का एहसान करोगे? जी सर, हम बैठते हैं ना। जिया जल्दी से रिशु को लेकर पीछे बैठ जाती है और निधि को मजबूरी में ही आगे बैठना पड़ता है। फिर आती है सीट बेल्ट बांधने की बारी। निधि बेचारी पूरी कोशिश करती है, लेकिन सीट बेल्ट नहीं बांध पाती है। धीरज आगे आकर उस पर झुककर उसकी आंखों में देखते हुए सीट बेल्ट बांध देता है और गाड़ी स्टार्ट करके अपनी मंजिल की ओर निकल जाता है। उसके नज़दीकी से निधि का ध्यान धड़क रहा था, लेकिन वो खुद को बैठी बैठी शांत कर रही थी। जिया, ये जानवी का क्या कनेक्शन है? हमारा असली नाम जानवी ही है, मैंने दिल्ली आकर अपना नाम चेंज कर लिया था ताकि हमें कोई पहचान ना सके, इसलिए हमने अपना नाम जानवी से बदलकर जिया रख लिया था। लेकिन तुम ऐसा करने की क्यों जरूरत पड़ गई? अगर तुम दोनों ये बातें घर जाकर करो तो ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं तो यहाँ उतार देता हूँ, सड़क पर बैठकर बात कर लगो। धीरज उनकी गॉसिप से परेशान हो गया था, तो दोनों चुप हो जाती है। धीरज चुपचाप अपने गाड़ी चलाने पर ध्यान लगा रहा था। कितना अजीब आदमी है, ये बोलने तक नहीं देता है, पता नहीं अपने आप को समझते कैसा है। अच्छा, तो मैं अकरू और खरूस हो? निधि और जिया दोनों धीरज को देखने लग जाती हैं। आपको किसने अकरू और खरूस बोला है? अभी मन ही मन किसे गाली दे रही थी ना, मुझे सब सुनाई देता है। हे भगवान, ये तो मन की बात भी पढ़ लेते हैं। मुझे अब मन में भी कुछ सोचना नहीं होगा। अब ठीक है, कुछ मत सोचो।
और मेरे बारे में गलत तो बिल्कुल मत सोचो। धीरज मुस्कुराने लग जाता है तो निधि उसको खा जाने वाली नज़र से देखती है, लेकिन धीरज के चेहरे पर मुस्कान देखकर उसकी नज़रें ठहर जाती हैं। आज पहली बार वो धीरज के चेहरे को मुस्कान के साथ दिखा था, नहीं तो हमेशा ही उसका चेहरा गंभीर ही रहता था। निधि अपना सर झटक कर अपनी आंखें बंद कर लेती और चेहरा घुमाकर बैठ जाती है। जिया उन दोनों का नोक-झोंक का मजा उठा ले रही थी। थोड़ी देर में गाड़ी घर के बाहर लगती है। धीरज, निधि, जिया सब अंदर आ जाते हैं। हरीश काका उनका इंतजार कर रहे थे। आप लोग आ गए तो हम सोने जा रहे हैं। हाँ काका, सोने चले जाइए। धीरज रिशु के पास आता है, उसको प्यार करके उसके माथे पर किस करके अपने रूम में चला जाता है। जिया ये सब चीज़ें गौर से देख रही थी। ये क्या था निधि? पहले कमरे में चलो, फिर हम तुम्हें बताते हैं। आजकल इनके सर पर नया भूत सवार हो गया है। हमारे बेटे को अपने बेटे कहने को क्या, हमारे बेटे को तो अपना बेटा मानते भी है। उससे इतना प्यार करते हैं कि पूछी मत। पूरा समय रिशु भी इनके पीछे डैड डैड करते हुए घूमता रहता है और ये भी रिशु के पीछे पूरा पागल रहते हैं। चलो, अभी थक गए हैं, अभी सोते हैं, कल बात करते हैं। कल तुझे जिया और जानवी के बारे में सब कुछ बताना है। नहीं यार, कल नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कल हम इस खरूस के साथ ही गाड़ी में जाएंगे और ये हमें बोलने नहीं देगा। तो हर हर महादेव दोस्तों, आज का भाग यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं जल्दी नए भाग के साथ। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।